नमस्कार। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है इंट्रोडक्शन देखा था और अब जो है विस्तार से एक एक न्यूज पे चर्चा करते हैं। जेवर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो नोएडा के अंदर बना है और नोएडा यूपी के अंदर पड़ता है। इसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जेवर गौतम बुद्ध नगर के अंदर बना है और बनेगा। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और ये एनसीआर के दूसरे बड़े हवाई अड्डा है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र यानी दिल्ली क्षेत्र का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके प्रथम चरण का उद्घाटन किया था और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में जो है 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसका निर्माण जो है वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर टोटल यात्री की कैपेसिटी कितनी है, तो इसका निर्माण जो है दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में जो इसकी प्रारंभिक क्षमता है वो 1.2 करोड़ 2 करोड़ जो है यात्री प्रति वर्ष है। और जब इस पूरा बन जाएगा ये, तो इसकी कैपेसिटी जो है 7 करोड़ यात्री जो है वो हो जाएगी। ये जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद जैसे शहरों को सेवा प्रदान करेगा। इसके बाद में इस एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे जो पास में चल रहे हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है और ये डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, इन सबको इससे जोड़ने के लिए एक ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो भी गवर्नमेंट के तहत बनाया जाएगा। और इसके तहत एक 31.42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो जेवर एयरपोर्ट को सीधे जो है दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जोड़ेगा। और इस कॉरिडोर के अंदर एलिवेटेड मार्ग भी है। एलिवेटेड मार्ग का मतलब है कि पुल पर मार्ग बनेगा, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा पुल ही बनेगा। और ये जो है एलिवेटेड मार्ग जो है 11 किमी जो है वो होगा इसका। और इस लागत में इसमें जो अतिरिक्त लागत आएगी उसमें 450 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो वहन करेगी। और इसकी जो टोटल संशोधित लागत है वो 3630.77 करोड़ रुपए है। उसको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को मंजूर कर दिया है और दिल्ली मुंबई एक्सवे से जोड़ने हेतु ये लागत मंजूर की गई है। चलिए इसके बारे में एक एमसीक्यू पे चर्चा करते हैं। तो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस हवाई अड्डे का विकास स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है इसका निर्माण कर रही है स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इसके तहत जो है 11,200 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट आनी है। प्रथम चरण में इसकी प्रारंभिक यात्री क्षमता जो है 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष है। बिल्कुल ये भी सही है। इसका जो पहला चरण है इसके तहत 1.2 करोड़ है और प्रति ईयर। और जब ये पूरा बन जाएगा सेकंड चरण के तहत इसके अंदर 7 करोड़ यात्री जो है पर ईयर यहाँ पर आ जा सकते हैं। इतनी इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। तो ये भी कथन जो है दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा कथन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प यानी रिप्लेसमेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कथन जो है वो गलत है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को बंद करके जेवर शुरू किया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसको कम करने के लिए जो है ये जेवर शुरू किया जा रहा है। तो तीसरा कथन जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कथन जो है तीसरा नहीं होगा। तो तीसरा कहाँ है? यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगली प्रमुख न्यूज है वो है कालिंजर किले को लेकर। कालिंजर किला जो है यूपी के अंदर पड़ता है और इसको जो है हाल ही में भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित जो है ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो है वो 16 मार्च 2026 को घोषित कर दिया है। तो ये यूपी का तो पहला जो है वो राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है और इसके साथ ही ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला भू विरासत स्थल बन गया है। क्यों किया इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित? क्या है इसकी विशेषता? तो इसकी भूवैज्ञानिक विशेषता की बात करें तो ये स्थल जो है एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ लगभग जो है
2.5 अरब वर्ष पुराने जो हैं बुंदेलखंड ग्रेनाइट, और 1.2 अरब वर्ष पुराने जो हैं कैमूर बलुआ पत्थर के बीच का भूवैज्ञानिक अंतर जो है स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और इस ये पृथ्वी के इतिहास में अरबों वर्षों के अंतराल और घटना कर्मों का जीवंत अभिलेख है, जो भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो है अपार्कियन अनकॉन्फर्मिटी ये क्या होता है और इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो ये एक तरीके से जो है टाइम गैप है, टाइम का गैप है और कुछ नहीं है। यानी दो चट्टान है, ये चट्टान मान लो, ये बी चट्टान, तो ये चट्टान जो है 2.5 अरब 2.5 अरब पुरानी है, और ये जो है 1.2 अरब वर्ष पुरानी है। तो इनके बीच का ये जो गैप आ रहा है 1.3 अरब साल का, इन वर्षों के साक्ष्य जो है हमको यहाँ पर बीच में नहीं मिल पाते हैं। इसको ही कहते हैं अनकॉन्फर्मिटी। यानी जैसे किसी फिल्म के बीच में 10-15 मिनट का हिस्सा काट दिया जाए, वैसे ही धरती के इतिहास की किताबों यानी चट्टान की परतों में से जब करोड़ों सालों का हिस्सा गायब हो जाता है तो उसे अनकॉन्फर्मिटी कहते हैं। कालिंजर किले में भी दो तरीके की चट्टानें जो है आपस में जुड़ी हुई है। नीचे वाली जो चट्टान है वो 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, जो बुंदेलखंड ग्रेनाइट की बनी है, और ऊपर वाली जो चट्टान है वो 1.2 अरब वर्ष पुरानी है, जो कैमूर बलुआ पत्थर से बनी है। यानी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के बीच का अंतर 1.3 अरब साल का ये जो अंतर है, इन दोनों चट्टानों के बीच के समय का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिट्टी या पत्थर वहां मौजूद है नहीं है, और इस समय यहाँ तो वहाँ कुछ बना ही नहीं था, और यहाँ फिर बना था तो हवा या पानी द्वारा उसे अपरदित कर दिया गया होगा। और ये जो गैप पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? अनकॉन्फर्मिटी कहा जाता है। एपार्कियन ये जो है टाइम बाउंड की वजह से होता है कि ये इतना पुराना है, जैसे 1.5 अरब से लेके 2.5 अरब के बीच के जो कालखंड है इसको एपार्कियन कालखंड कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी है कि मान लीजिए कि एक पुराने डायरी लिए हैं जिसके पन्ने 2000 साल पुराने हैं, और सीधे उसके अगले पन्ने पर आपने आज की तारीख 2026 का अखबार चिपका दिया है। अब उन दोनों के बीच जो साल गायब है वही अनकॉन्फर्मिटी है, यानी उसके बारे में अपन कंफर्म नहीं है। और जो है ये कालिंजर किला जो है इसका ऐतिहासिक रूप से क्या महत्व है? तो कालिंजर किला जो है चंदेल राजाओं का प्रमुख गढ़ रहा है, और जो सूर्यवंश के शेरशाह सूरी थे वो यहीं पर कालिंजर अभियान के दौरान ही तोप के गोले फटने से उनकी डेथ हो गई थी। और 2026 के अंदर जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकाली गई थी उसमें यूपी की झांकी जो थी वो यही कालिंजर किला ही था। इसके बारे में एमसीक्यू कि कालिंजर किले की भूवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। बिल्कुल ये सही बात है, 16 मार्च को जो है ये घोषित किया है। ये स्थल मुख्य रूप से जो है एपार्कियन अनकॉन्फर्मिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बलुआ और ग्रेनाइट के बीच का जो है ये अंतर हमें साफ दिखाई, इस अंतर के बीच का हमें यहाँ पर कोई प्रमाण जो है वो नहीं दिखाई देता है। और यहाँ जो है 2.5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट और 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थरों के बीच का अंतर देखा जा सकता है। तो ये जो है सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है वो सही है, तो डी इसका सही आंसर होगा। कालिंजर किले से जुड़े ऐतिहासिक और समसामयिक तथ्यों के आधार पर गलत कथन का जो है वो चयन करना है। यानी इतिहास और करंट इन दोनों के तथ्यों को मिला करके कौन सा कथन इसमें से गलत है वो बताना है। तो यह किला ऐतिहासिक रूप से चंदेल राजाओं का प्रमुख गढ़ रहा था, बिल्कुल ये बात सत्य है। और वर्ष 2026 की जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की झांकियां निकली गई थी उस झांकी में उत्तर प्रदेश का विषय जो है कालिंजर किला ही था, बिल्कुल ये भी सत्य है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में एक सैन्य अभियान के दौरान इसी स्थान पर हुई थी, ये भी सही है। जीएसआई द्वारा इस किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित तो किया गया है, करने की तिथि जो है 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को तो ये झांकी निकाली गई थी। जीएसआई ने इसको 16 मार्च को घोषित किया था।